Hello guys, welcome back to another video of class 11 chapter 3 employment of banking funds। और आज ये वीडियो इस चैप्टर 3 एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंकिंग फंड्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर अब तक आपने सारी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाइए और उसके बाद वीडियोस को रिवाइव करिए और सारे पार्ट्स को पढ़ने के बाद फिर आइए इस पार्ट्स पर जो है हमारा लास्ट। अब ये पार्ट बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि बहुत लास्ट ही टॉपिक रह गया है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। देखिए, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब है वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो मेनली अवेलेबल होती हैं वो है आपकी इक्विटी, बॉन्ड और वारंट। ये वारंट वो नहीं है ये यू आर अंडर अरेस्ट, नहीं, ये वारंट एक सिक्योरिटी है जो इसका मतलब थोड़ा अलग है। अब एक एक करके देखते हैं तीनों को। सबसे पहले बात आती है इक्विटी। इक्विटी एक सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? एक कंपनी लोन लेती है अपने एक्सटेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या फिक्स कैपिटल के लिए। कंपनी ने लोन लिया तो लोन लेते टाइम उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो वो सिक्योरिटी के रूप में इक्विटी दे सकती है। क्या दे सकती है? इक्विटी। इक्विटी माने ओनरशिप। मतलब मान लो इस कंपनी में 100% इक्विटी है। मैंने बैंक से लोन लिया। क्या किया? मैंने बैंक से लोन लिया तो मैंने बैंक को कुछ परसेंट की इक्विटी दे दी। ये इक्विटी क्या है? सिक्योरिटी है जो मैंने बैंक को दे दी। किसके बदले? लोन के बदले। अब मैंने अगर इस लोन को रीपेमेंट कर दिया तो ये सिक्योरिटी मुझको वापस मिल जाएगी, और अगर मैं इस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाया तो ये सिक्योरिटी यानी कि इतने पार्ट की ओनरशिप किसके पास हो जाएगी? बैंक के पास। तो ये आपका होता है इक्विटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? ये भी एक सिक्योरिटी होती है। क्या है? सिक्योरिटी है। जब आप कहीं से बॉन्ड खरीदते हैं, किसी कंपनी के, आप किसी इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको वोटिंग राइट्स आप कह सकते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग राइट नहीं मिलता है। डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं मिलता है, नो डिसीजन मेकिंग राइट्स। लेकिन आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस डिविडेंड ये आपको मिलता है। कहने का मतलब ये सिक्योरिटी है जो बैंक क्या कहते हैं मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको वोटिंग राइट या फिर मैनेजरियल स्किल्स में कोई भी पार्ट नहीं मिलता, लेकिन आपका जो डिविडेंड है प्लस इंटरेस्ट है ये आपको मिल जाता है। अब आप जो डिविडेंड और प्रिंसिपल अमाउंट है या तो आप मंथली यानी कि ड्यूरेशन में लेते हैं, एक कहते इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं आप, या रेगुलर बेसिस, थोड़ा पार्ट इस महीने थोड़ा उस महीने, मतलब हर महीने कुछ कुछ पार्ट, या फिर आप मैच्योरिटी पे ऑल अमाउंट इन वन पेमेंट आप ले सकते हैं। अब इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो जो है या तो आपको फिक्स रेट पे मिलेगा और या तो फ्लोटिंग पे मिलेगा। तो बेसिकली बॉन्ड क्या है? एक तरह से सिक्योरिटीज़ है जो कोई भी इसके पास फंड सरप्लस होता है वो खरीद सकता है। अगर बैंक के पास सरप्लस फंड है तो बैंक किसी भी कंपनी के बॉन्ड खरीद सकती है, लेकिन उस बॉन्ड को खरीदने के बाद उसको कोई भी वोटिंग राइट्स, मैनेजरियल स्किल्स में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। आपको अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये आपको रेगुलर बेसिस पे पार्ट वाइज भी मिल सकता है और ऑल इन वंस अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिल सकती है। और जो इस पे आपको इंटरेस्ट यानी कि डिविडेंड मिलेगा ये आपका फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट दोनों भी हो सकते हैं। अगर फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट नहीं समझ में आता है तो पार्ट को रिवाइव करिए, लास्ट पार्ट में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, ये होता है वारंट। वारंट क्या होता है? देखिए, वारंट जो है ये
जो होल्डर है उसको राइट टू परचेज देता है। क्या देता है? राइट टू परचेज। क्या परचेज? शेयर्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। देखिए, बैंक के पास सरप्लस फंड है तो बैंक ने क्या किया, फंड जो है उसको वारंट के फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहा। तो बैंक ने आज की तारीख में यानी कि 3 मार्च को एक्स एंड कंपनी के वारंट खरीद लिए, और वो वारंट खरीदा था आपने, प्राइस थी आपकी 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो आपके पास वारंट है, क्या है? वारंट है, 3 मार्च का इशू हुआ। अब आपके पास राइट है कि जितने शेयर्स का आपने वारंट खरीदा है 3 मार्च को, उतने शेयर्स का वारंट आपको राइट देता है कि आप नियर फ्यूचर में उतने अमाउंट के शेयर्स क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और वो प्राइस इफ़ेक्ट नहीं करेगी। मान लीजिए आपने 3 अप्रैल को उस वारंट को यूटिलाइज़ किया और शेयर जो है आपने खरीदे उस वारंट के अगेंस्ट में, तो आपको जो प्राइस पड़ेगा वो 5 रुपीज़ पर शेयर पड़ेगा। अगर मान लो 3 अप्रैल को 15 रुपये पर शेयर है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको जो वारंट के अगेंस्ट में शेयर मिलेंगे वो मिलेंगे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। तो ये आपका चैप्टर है टोटल कि कैसे कैसे बैंक कहाँ कहाँ अपना फंड एम्प्लॉयड करती है, कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट करती है, ये सारे उसके फॉर्म्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल राहुल गुप्ता for further videos of chapter 4 laws related to negotiable instrument। जी हाँ, आपका चैप्टर 3 हो गया है कंप्लीट। अब आ जाता है चैप्टर 4 की बारी। अगर आपको चैप्टर 4 की वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, सो डैट मैं स्टार्ट कर पाऊँ। अगर आपके अच्छे फेवरेबल कमेंट्स आए तो मैं मंडे से चैप्टर 4 लॉज रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वीडियोस बनाऊंगा। उसके लिए do subscribe the channel for the further notifications regarding the uploadation of videos। Thank you for watching। I hope आपको समझ में आया होगा।